नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं और तरंगे किसे कहते हैं, या अनुप्रस्थ तरंगे हों या अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, उनको आप कैसे पहचानेंगे कि कोई तरंग वो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से समझाई जाएंगी, जिनको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तरंगे क्या होती हैं। ध्यान से समझिएगा कि तरंग एक पदार्थ के माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ डिस्टरबेंस होता है, जो बिना अपना रूप बदले एक निश्चित चाल से माध्यम में आगे की तरफ बढ़ने लगता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का संचरण होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें आप किसी तालाब में जाकर अगर कोई टुकड़ा फेंकते हैं लोहे का या मिट्टी का, तो आप देखते हैं कि जहाँ पर ढेला जाता है उसके चारों तरफ संचरण होने लगता है, एक लहर बनती रहती है। उसी चीज़ को तरंगे कहते हैं। और वही तरंगे जो लास्ट स्टेज पर जो तरंगे तालाब में अगर आप कोई कंकड़ फेंकते हैं तो लास्ट में जब वो पानी खत्म होगा जिस स्तर पर, वहाँ पर वो तरंगे एक यांत्रिक तरंगे के रूप में समाप्त हो जाएंगी। इसी यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ाएंगे कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। पहली चीज़ तो ये फ़ोटो जो हमने लगा रखा है यांत्रिक तरंगों के, एक कंकड़ फेंकने के बाद तालाब में जो लहर उठती है, उस लहर का जो आखिरी छोर होता है, आपको पता होगा तालाब का कहीं ना कहीं अंतिम छोर जरूर होता होगा, और अंतिम छोर पर जो तरंगे रुकती हैं वो एक यांत्रिक तरंग के रूप में पहुंचता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। वही होती है यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंगे, जिसके विषय में आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इस परिभाषा से बेहतर आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, लंबवत मतलब जब ऊपर से कोई वस्तु अगर कंपन कर रही है और कंपन करते वक्त वह वस्तु या तत्व ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा लंबवत। तो लंबवत हो तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रस्सी का टुकड़ा पकड़ते हैं और उसको एक तरफ बांध देते हैं और उसके बाद एक टुकड़े को आसानी से आप हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो आप देखेंगे कि रस्सी का जो टुकड़ा है ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, और ऐसे ही वो चीज़ें आपकी बनती बिगड़ती रहेंगी। मतलब जो खिंची हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। या पानी में जो कंकड़ मार देते हैं और उसमें जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। साथ ही इसमें अनुप्रस्थ तरंगे में कुछ डिटेल और है, वो मैं आपको क्लियर करा दूं। इसमें दो चीज़ें और आपको ध्यान देने वाली है कि जब अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं, उसमें दो चीज़ें आपको याद करने वाली होती हैं। श्रृंग क्या होता है, गर्त, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रो क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग कहते हैं। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा कि समझ लीजिए ये रस्सी का टुकड़ा है या किसी चीज़ में बंधी हुई डोरी है, और डोरी को ऊपर नीचे अगर आप खींचते हैं तो डोरी कंपन करती, ऊपर और नीचे कंपन करने स्टार्ट कर देती है। तो ये हो गई आपकी डोरी, और ये डोरी कंपन करते हुए यहाँ तक जाती है और फिर कंपन करते हुए नीचे तक आती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे में ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ तक और अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग कहते हैं। अब आप बताइएगा कि ये जो डोरी है, ये ऊपर तक गई, तो अपनी मेन स्थिति से ज़्यादा दूरी कौन सी तय की है, यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या कौन सी? आप खुद देख सकते हैं कि ये डोरी सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ तक तय करेगी। एक बिंदु होगा वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है या विस्थापन
होता है वो सबसे अधिक होता है ऊपर की तरफ, उसको श्रिंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं। सेम उसका उल्टा होता है कि अनुप्रस्थ तरंग में नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं। जैसा ऊपर की तरफ एक निश्चित बिंदु से एक अधिकतम कोई दूरी होगी उस डोरे या उस तनी हुई रस्सी का, तो वो होगा आपका श्रिंग। और सेम कंडीशन ऐसी होगी कि वह डोरी नीचे की भी तरफ आएगी और अपनी प्रारंभिक बिंदु से लास्ट में एक अधिकतम बिंदु की दूरी वो गर्त कहलाएगी। अब आप खुद सोचिएगा कि ये डोरी यहाँ तक आएगी ज़्यादा दूरी तय करके, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी। सिंपल सी चीज़ है कि एक ऐसी बिंदु होगी कि वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये वाली डोरी एग्जाम्पल के लिए चित्र में हो सकता है थोड़ा गलत बना हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यहाँ तक तय करेगी। तो नीचे की तरफ आई हुई प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम विस्थापन की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं गर्त। और ऊपर गई डोरी को जहाँ पर उसने सबसे अधिक विस्थापन किया है, जहाँ पर सबसे अधिक डिस्प्लेसमेंट किया है, वो होता है श्रिंग। ये आप समझ गए होंगे इस चीज़ को बहुत आसानी से। तो दूसरा जो होता है यांत्रिक तरंग का जो दूसरा टाइप होता है अनुप्रस्थ तरंगों के बाद, वो होता है अनुदैर्घ्य तरंगे, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये आपको ध्यान से समझना है। अगर आप अनुप्रस्थ तरंगे समझ गए हैं तो आप इसको आगे देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो ऊपर नीचे मतलब लंबवत कार्य करती हैं, लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो कैसे काम करती है, ये आप देखिएगा कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो इस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल से के द्वारा समझते हैं तो आपको परिभाषा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप परिभाषा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ये परिभाषा भी आसानी से नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ पर हमने एक स्पीकर बना रखा है, क्योंकि एक आप समझ सकते हैं कि ये स्पीकर है। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो सिर्फ ध्वन में ही होती हैं। ध्वन अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे सटीक उदाहरण है। यहाँ पर हमने एक स्पीकर बनाया है, स्पीकर से एक वॉइस निकलती है, साउंड निकलता है, और ये इस क्रम में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मतलब अपने सामने समांतर दिशा में बढ़ता हुआ जाता है, ना कि ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर ऊपर नीचे होगा तो वो तरंग जो होगी वो अनुप्रस्थ तरंग होगी, लेकिन आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो वो होगी आपकी अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है कि जो साउंड निकलेगी तो वो जो कंपन करेगी, कहीं पर ज़्यादा कंपन करेगी, कहीं पर कम कंपन करेगी। ऐसी प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि वो अंत में समाप्त ना हो जाए, अनंत पर जाकर समाप्त हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर साउंड स्पीकर बजना प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साउंड है, सबसे ज़्यादा आवाज़ होगी। यहाँ के जो माध्यम के कण होंगे वो बहुत नज़दीक होंगे। यहाँ पर माध्यम के कण थोड़ी दूर होंगे, यहाँ पर फिर माध्यम के कण नज़दीक होंगे, सेम यहाँ पर दूर होंगे, यहाँ पर फिर नज़दीक होंगे, दूर होंगे, यहाँ पर नज़दीक, ये दूर हो जाएगा, ये नज़दीक हो जाएगा और ये फिर दूर, और ऐसी प्रक्रिया कंटिन्यूसली चालू रहेगी। तो यहाँ पर हमने सी आर लिख रखा है। ये चीज़ अभी मैं नीचे बता दूंगा सी आर क्या होती है। पहले तो परिभाषा समझिएगा। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कण मतलब ये हमारा माध्यम है, इसमें एक वॉइस साउंड का कण निकला है और इसे कंपन करने की जो दिशा है, जो दिशा इस तरफ गई है वो समांतर होती, मतलब सामने ही सीधी ही जाएगी। तो जो कण है, कण में जो कंपन हुआ वो ऊपर नीचे ना जाकर सीधे ही प्रस्थान करेगी, जाएगी, और इसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग करते हैं और कहते हैं। और इसका सबसे सटीक जो एग्जाम्पल होता है ध्वनि, कोई भी ध्वनि अगर है तो वो अनुदैर्घ्य तरंग ही होगी। ये समझ गए। अभी हमने सी आर क्या लिखा है वो चीज़ आप समझ लीजिएगा वो क्या चीज़ होती है। यहाँ पर सी आर मतलब यहाँ पर होता है कंप्रेशन, और विरलन मतलब होता है रेयर। यहाँ पर संपीड़न और विरलन होता है। ये चीज़ क्या है, वहाँ पर एक हमने एग्जांपल बताया था, वहाँ पर श्रिंग और गर्त था। तो श्रिंग और गर्त अनुप्रस्थ तरंगों में होता है और अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न की इंग्लिश कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन, और विरलन की होता है रेयर। विरलन मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति में उसको रेयर कहते हैं। रेयर केस में आप बोलते भी होंगे कि ये बहुत रेयर केस में आया, तो रेयर माने विरलन बहुत ही कठिन चीज़ से, संपीड़न माने कंप्रेशन मानते हो प्रेशर दबा हुआ। तो ये
आप इस वर्ड से ही समझ जाएंगे संपीड़न क्या होता है। परिभाषा देखिए कि जिन स्थानों पर कण एक दूसरे के पास होते हैं, ये एग्जाम्पल सी मतलब कंप्रेशन, यहाँ पर हमने सिर्फ सी लिखा है, तो जिन स्थानों पर कण एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं वह स्थान संपीड़न कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप। अब रेयर क्या होता है, रेयर यहाँ पर सिर्फ हमने आर मेंशन करा है, तो जिन स्थानों पर कण एक दूसरे से दूर हैं या दूर होते हैं वह स्थान विरलन कहलाते हैं। तो कोई भी अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जरूर रहता है। बिना संपीड़न और बिना विरलन के कोई अनुदैर्घ्य तरंग नहीं हो सकती है। इसके साथ एक एग्जाम्पल मैं और बता दूं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बताते समय कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो इस कंडीशन में होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई रस्सी पकड़ता है और इसको फिर अगर चालू करता है, मतलब ऊपर नीचे झटकना चालू करता है, तो ये रस्सी ऊपर नीचे ऐसे कंडीशन में जाएगी। ये आपको भी पता है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो जो तरंगे ऊपर नीचे चलती हुई प्रतीत होती हैं, चाहे कोई कंकड़ आप किसी तालाब या किसी पानी के स्थान पर डालेंगे तो तरंगे लहराती हुई नजर आएंगी। आप देखेंगे ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऐसी कंडीशन में होंगी, तो वो तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंगों में एक दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए कि अगर कोई स्प्रिंग आप लेकर रखते हैं, तो अगर आप उसको खींचेंगे तो देखिए आप स्प्रिंग यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बना दे रहा हूँ, फिलहाल एग्जैक्ट स्प्रिंग नहीं होगी, ये स्प्रिंग है। अगर आप इसको खींचते हैं तो जहाँ पर खींचेंगे हो सकता है वो थोड़ी दूरी पर, फिर बीच में थोड़ा नज़दीक पर, फिर थोड़ी दूरी पर, फिर थोड़ा नज़दीक पर, ऐसे ही क्रम में वो चीज़ बढ़ेगी। तो जो दूर पर होगी वो हमारा रेयर होगा और जो नज़दीक होगी वो हमारा कंप्रेशन होगा। यही आपका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। तो आप समझ गए होंगे कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही संपीड़न, विरलन, श्रृंग और गर्त भी किसे कहते हैं ये भी जान चुके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपने वीडियो में सुधार करके आपके लिए वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।